चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, अगला लेसन शंकु परिच्छेद, परिच्छेद, शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। सेक्शन, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन लिखें। चलिए इसमें लिखिए जरा। स्टार्ट करें, बोले। चलिए लिखिए, किसी समतल पर, किसी समतल पर उस बिंदु का बिंदुपथ, किसी समतल पर उस बिंदु का बिंदुपथ किसी समतल पर उस बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गति करता हो कि जो इस प्रकार गति करता हो कि इस प्रकार गति करता हो कि एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु से एक सरल रेखा, एक स्थिर बिंदु से एक सरल रेखा का अनुपात, एक स्थिर बिंदु से, लिखे वो, एक स्थिर बिंदु तथा एक सरल रेखा के दूरियों का अनुपात, एक स्थिर बिंदु तथा एक सरल रेखा की दूरियों का अनुपात स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु तथा एक सरल रेखा की दूरियों का अनुपात, लिखें, दूरियों का अनुपात अचर रहे या स्थिर, अचर लिख दो, सांख्य परिच्छेद या सांको कहलाते हैं। अचर रहे सांख्य परिच्छेद या सांको कहलाते हैं। सांको परिच्छेद या सांको कहलाते हैं। अब इधर देख लो, ये एक लाइन है, एक सरल रेखा, इसे सरल रेखा मान ली, ठीक है ना। अब उसके बाद ये ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पर है कुछ समझने लायक। ये सरल रेखा है, आप अपने घर पे कभी कभी ऐसे देखे होगे या कभी कभी जो है शायद जो लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं उनके पास ये व्यवस्था ज़्यादा रहती है ना। इसमें क्या रहता है कि जैसे एक ये सरल रेखा हो गई और एक ये स्थिर बिंदु हो गया, ठीक है ना। अब स्थिर बिंदु से इस सरल रेखा से इतनी दूरी और स्थिर बिंदु से इतनी दूरी, समझो इसे, इस सरल रेखा से इतनी दूरी और स्थिर बिंदु से इतनी दूरी, है ना। अब ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये बिंदु क्या होगा, ऐसे ऐसे छोटा होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे ये ऊपर गया ऐसे ऐसे ये बिंदु यहाँ पहुँच गया, जैसे जैसे ये और ऊपर गया वैसे वैसे ये बिंदु यहाँ पहुँच गया, समझ रहे हो ना। इसे ऐसे जैसे ये नीचे आएगा ये ऐसे, तो ऐसे ये जाएगा ऐसे, ऐसे ये नीचे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ये नीचे आएगा तो ये ऐसे जाएगा। इसके कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनका एक बिंदुपथ खींचा जाए, बिंदुपथ मतलब इनसे बिंदुओं को से होकर जाने वाला पथ, तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इससे जो प्रदर्शित होगा वही आपका सांको कहलाएगा। समझ में आया, क्लियर है ना। एक स्थिर बिंदु एक स्थिर लाइन से समान अनुपात, दूरियों का जो अनुपात है वो समान हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ पर ये रेशियो है 2:1 है, ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ की दूरी बढ़ेगी, थोड़ी सी ही बढ़ेगी, तो ये हो सकता है कि 2 हो जाए तो इसे 4 हो जाए। इनका अनुपात स्थिर है, देखो ये 2/1 है, 4/2, तो ये भी 2/1 आया कि नहीं आया। हो सकता है ये 8 हो जाए तो ये 4 हो जाए, तब भी देखो 2/1 है। हो सकता है ये 10 हो जाए तो ये 5 हो जाए, तब भी 2/1 है। तो ये अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा, ये अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा, लेकिन इनका रेशियो सदैव स्थिर रहेगा। अब समझ में आया। तो ऐसे अनुपात, जो ऐसे बिंदु का जो बिंदुपथ बनेगा वही आपका सांको कहलाएगा। ये आपका प्लेन है,
इस प्लेन में एक रेखा है, ये एक स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है। क्लियर है ना इतना? अब उसके बाद यहां से स्थिर बिंदु को हम यस मान लेते हैं, इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, इस बिंदु को हम यन मान लेते हैं। अगर हम इसे ऐसे यहां से यहां तक डार्क कर दें, मान लेते हैं कि यही लाइन है, यहां से यहां तक डार्क कर लेते हैं, तो ये जो लाइन होगी इसका अनुपात आपका जो है स्थिर होना चाहिए, और इसी के अनुपात को हम ई कहते हैं, और ई बराबर होता है यस पी अपान में पी एन। और ई क्या है? ई जो है आपकी उत्केंद्रता है, उत्केंद्रता है। ई जो है वो आपकी उत्केंद्रता है। ई बराबर होता है एस पी अपान पी एन। ठीक है ना? ये आपका जो है ऐसे बन जाएगा। अब आगे इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सेंट्रिसिटी से बोलते हैं। इसे अभी ना लिखो, खाली वो बना लो, इसे अभी बाद में लिखवाते रहेंगे, वो बना लो खाली। वैसे ही छोटी छोटी चीजें इसमें जान लोगे तो आगे वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी अगले कक्षा में। भले ही ये आसान लगे लेकिन वहाँ के लिए थोड़ी समस्या है। चले चल। अब उसके बाद देखते हैं, लिखिए आगे, इसके अंदर लिखिए कुछ, इसमें जो है पॉइंट्स हैं, तो चाहे नोट करके 1 2 3 4 लिख लीजिए, वही सही रहेगा। नोट करके 1 2 3 4 लिख लीजिए। चले आगे। ये जो बिंदु यस है, नोट में लिखना है, ये जो बिंदु यस है इसे ही हम ना भी बोलते हैं, ना भी। तो लिखिएगा पॉइंट 1 लिखिएगा, पॉइंट 1 नाभि। पॉइंट 1 में लिखिएगा बिंदु यस को नाभि, सांकों में स्थित बिंदु यस को सांकों की नाभि कहते हैं। सांकों में स्थित स्थिर बिंदु यस को सांकों की नाभि कहते हैं। नाभि की इंग्लिश होती है फोकस, फोकस। सांकों में स्थिर बिंदु यस को सांकों की नाभि कहते हैं। सांकों में स्थिर बिंदु यस को सांकों की नाभि कहते हैं। फिर से, नाभि का मतलब एक यही वो बिंदु स्थिर बिंदु होता है ना, जिससे वह सांको बनाया जाता है। ठीक है ना? सबसे इजी भाषा में जिससे उस सांको की रचना की जाती है उसे ही हम नाभि या फोकस कहते हैं। हो गया? चले अगला। हो गया? ये जो लाइन है, जिस लाइन के अकॉर्डिंग इससे हम खींच रहे हैं, इस लाइन का नाम अगर हम BC रख दें तो जो BC लाइन होगी वो लाइन की नियता कहलाएगी। सेकंड पॉइंट, रेखा BC को स्थिर रेखा ऐसे लिखिएगा, स्थिर रेखा BC को सांकों की नियता कहते हैं। स्थिर रेखा BC को सांकों की नियता कहते हैं। नियता बराबर BC। स्थिर रेखा BC को सांकों की नियता कहते हैं।
हो गया, सांको की नियता कहते हैं। चलिए आगे, अचर अनुपात यस पी अपान पी एन को, अचर अनुपात यस पी अपान पी एन को सांको की उत्केंद्रता कहते हैं। अचर अनुपात, अगला तीसरा पॉइंट है, अचर अनुपात यस पी अपान पी एन को सांको की उत्केंद्रता कहते हैं। यस पी अपान पी एन को सांको की उत्केंद्रता कहते हैं। अचर अनुपात एस पी अपान पी एन को सांको की उत्केंद्रता कहते हैं। क्लियर है ना? उत्केंद्रता मतलब सीधा यही जानो, ये अनुपात कहाँ से आया है? इनसे और इनसे। क्लियर है ना? तो ये अनुपात आपका सांको की उत्केंद्रता कहलाएगा। अगला, नाभि से होकर जाने वाली, अगला पॉइंट है नाभि, यस लिख दीजिएगा चाहे, नाभि यस से होकर जाने वाली, नाभि यस से होकर जाने वाली, चले आगे, स्थिर रेखा बीसी पर लंब रेखा, स्थिर रेखा बीसी पर लंब रेखा सांकों का अक्ष कहलाता है। स्थिर रेखा बीसी पर लंब रेखा सांकों का अक्ष कहलाता है। सांकों का अक्ष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये आपकी नाभि है, ये नाभि दिख रही है सभी को, यहाँ इधर देख लो, ये आपकी रेखा बीसी है, ये आपकी नाभि है, इससे ये रेखा ऐसे आती है ऐसे, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होती है। इसे अगर हम नाम दे दें यम, तो यहाँ पर जो यम होगी, यम वो आपका क्या है? अक्ष है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चले लिख लीजिए एस एम बराबर अक्ष या अक्ष बराबर एक्स, एस एम यम डाल दीजिएगा। चलिए आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट, सांकों तथा अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु सांकों का केंद्र कहलाता है। सांकों तथा अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, सांकों तथा अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु सांकों का केंद्र कहलाता है। ये देखिए, ये अक्ष है, ये वाला जा रहा है, और ये आपका सांको है, और इससे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये बिंदु ए जो होगा वो आपका केंद्र कहलाएगा। क्लियर है ना? लिख लीजिए, सांको अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, सांको तथा अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु सांको का केंद्र कहलाएगा। हो गया? चलिए अब लिखिएगा सांकों के प्रकार, लिखिएगा सांकों के प्रकार, मिटा लें इसे। सांकों के प्रकार को डिफाइन करने में उत्केंद्रता का विशेष रोल है, तो हम सांकों के प्रकार को उत्केंद्रता के अकॉर्डिंग समझते हैं। समझ में आ जाएगा, बहुत बेटर है। चलिए सांकों के प्रकार में लिखेंगे, नंबर 1 है परवलय, नंबर 2 है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त है ना, और नंबर 3 है अति परवलय। नंबर 1 है परवलय, नंबर 2 है दीर्घवृत्त, नंबर 3 है अति परवलय। ये 3 ऐसे हैं जो सांकों के प्रकार हैं। सांको इनसे मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं ये सभी सांको हैं, है ना। बस इनकी कुछ अपनी विशेषताएं जिनके कारण ये अलग अलग हो जाते हैं, वही विशेषता क्या है वही हमें जानना है। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि यदि ई का मान 1 आ जाए, ई का मान 1 आ जाए, ई का मान 1 का मतलब समझते हो, जब ये जो पी एस है वो पी एन के बराबर हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ई बराबर होता है पी एस इक्वल टू पी एन, यही तो होता है ना, पी एस इक्वल टू पी एन, पी एस अपान पी एन, और पी एन जब बराबर रहेगा तभी तो 1 आएगा। ये पी एस है और ये भी पी एस है, और दोनों इक्वल है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो जब ई इक्वल टू 1 आ जाए, यानी उत्केंद्रता 1 आ जाए, तब वह सांको क्या कहलाएगा? परवलय कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? जब सांको की उत्केंद्रता 1 आ जाए तब वह परवलय कहलाएगा, और ये रिप्रेजेंट इसको करते हैं ऐसे, सेम ऐसे ऐसे। अब इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद जान लेते हैं।
है ना। ये क्या है, सेंटर है। ये क्या है, नाभि है। ये क्या है का, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कब बनता है, जब ई का मान 1 से छोटा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब ई का मान 1 से छोटा हो जाए। क्या कंडीशन होगी जब ई का मान 1 से छोटा होगा। अच्छा, ई का मान 1 से छोटा होने के लिए जैसे लिखा हुआ है, 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा, जैसे लिखा है 1/2। 1/2, अगर 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या है, 0 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे आधा वैसे भी 1 से छोटा है। यानी जिसका, हमारे कहने का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह हमेशा 1 से छोटा होगा। क्लियर, कोई डाउट है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ है 1 से छोटा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिनोमिनेटर में क्या रहता है, पीएन रहता है। डिनोमिनेटर में क्या रहता है, पीएस। अरे ई बराबर ये तो होता है पीएस अपॉन पीएन। तो इस कंडीशन में जो ये पीएन होगा वो बड़ा होगा किससे, पीएस से। अगर पीएन पीएस से बड़ा हो जाएगा तो ये बनेगा क्या, दीर्घवृत्त। और ऐसी कंडीशन में ई का मान सदैव 1 से छोटा होगा। अरे पीएस 4 है, पीएन 6 है, तो 4 को 6 से भाग दोगे 1 से छोटा आ जाएगा। भाग दे के देख लो, 4 को 6 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2/3, 3 से भाग दोगे 0.6, 1 से छोटा हुआ कि नहीं। क्लियर है ना। तो ऐसे सभी मान 1 से छोटे हो जाएंगे जिसमें पीएन की वैल्यू पीएस से बड़ी होगी। क्लियर है। बनेगा कैसे, ऐसे ही बनाएंगे ऐसे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब ये सब क्या है, क्यों है, ये सब हम बताते रहेंगे। ये इसमें डबल डबल नेता है, डबल डबल नाभ है, इसमें डबल डबल नाभ है, डबल नाभ, एक नाभ यहाँ, एक नाभ यहाँ। फिलहाल जब हम पढ़ेंगे तो आगे डिटेल में जानेंगे। बस इतना जानो कि ये जो है ऐसे बनता है। क्लियर है ना। ये दीर्घवृत्त लिख लीजिए। थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है जब ई का मान 1 से बड़ा हो जाए, ई का मान 1 से बड़ा हो जाए। ऐसी कंडीशन कब आएगी, ई का मान 1 से बड़े होने की कंडीशन तब आएगी जब ई बराबर दिया हुआ पी एस अपान पी एन, और इस कंडीशन में जो पी एस होगा वो पी एन से बड़ा हो जाए, तभी तो ये एक बड़ा होगा। अरे भाई पी एस का मान लेते हैं, पी एस का मान 4 रख दिए, पी एन का मान 2 रख दिए, तो 2 4 2 1 से बड़ा है कि नहीं है। क्लियर है ना। तो जब ये इस तरह की जब वैल्यू कहीं रिप्रेजेंट होगी तब वो आपका बनेगा ये अतिपरवलय। और अतिपरवलय जो है वो आपका ऐसे बनता है। ये क्या है, ये कैसे यूं होता है, ये सब बात में बस इतना जानो, ये अतिपरवलय है, ये आपका ऐसे बनता है। क्लियर है ना। तो इसे बना लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, यदि किसी सांको की उत्केंद्रता ई बराबर 0 है तो वह सांको वृत्त प्रदर्शित करेगा। चले हेडिंग डालिएगा, परवलय, पैराबोला। पैराबोला लिखें पैराबोला में। चलिए पैराबोला लिख लिए, ये हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे, है ना। और पैराबोला में लिख लीजिएगा ऐसे, पहले बना लीजिएगा ऐसे, पहले ऐसे ऐसे बनाइएगा, ऐसे ऐसे। ये एक स्थिर बिंदु हो जाएगा यस, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा पी, और ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा यन। ये थोड़ा सा बराबर लगना चाहिए, थोड़ा और दूर कर दें हम। ये आपका हो जाएगा यन, ये। चलिए यहाँ पर लिखिएगा ई इक्वल टू 1, और ई इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग लिखिएगा पी एस अपान पी एन इक्वल टू 1, और पी एस इक्वल टू पी एन। ये पैराबोला में लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ से लिखिएगा। इतना लिखने के बाद इसमें अभी बस जितने पॉइंट उतने ही लिखिएगा, आगे हम लिखवाते रहेंगे। ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, बस एक लाइन डेफिनेशन लिखवा दें बस। शीर्ष नाभिलंब नेता ये सब आप जान चुके हो, इसे में हम बता देंगे, है ना, आराम से हो जाएगा। चलो
चले आगे, चलिए। हाँ, यहाँ से देखते हैं हम थोड़ा सा ये। हाँ, इसके आगे लिखिए, ऐसे इनवर्टेड कामा लगाइए और लिखिए। लिखिए, उस बिंदु का बिंदुपथ, उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी, उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, स्थिर बिंदु के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नाभि, स्थिर बिंदु से दूरी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नाभि, स्थिर बिंदु से दूरी तथा स्थिर सरल रेखा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नियता से दूरी, स्थिर सरल रेखा ऐसे लिखिएगा, ऐसे स्थिर बिंदु ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नाभि तथा स्थिर सरल रेखा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नियता, नियता से दूरी बराबर हो, बराबर हो परवलय कहलाता है या पैराबोला कहलाता है। ये परवलय, परवलय कहलाता है, परवलय कहलाता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए आगे इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। परवलय में कोई जरूरी नहीं कि अब सारी चीजें लिखी जाए, क्योंकि अब आप जानते हो यस क्या है, नाभि है। ऐसे यहीं पर नाभि लिख लोगे तो आप जान जाओगे कि ये नाभि है ना। तो ये हो जाएगी आपकी नाभि। ये क्या है, अक्ष है। एक चीज अभी नहीं बताए थे, ये अगर लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है यहाँ से, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसे हम नाभि लंब बोलते हैं, नाभि लंब बोलते हैं। और उसके बाद ये जो है, ये वाला पॉइंट ये आपका है केंद्र, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं केंद्र। और ये वाली जो लाइन है उसे हम बोल देते हैं नियता, इस वाली लाइन को नियता बोल देते हैं। क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना लिख लीजिए, अगली हेडिंग डालिएगा इसके बाद। केंद्र या शीर्ष से शीर्ष बोलते हैं, केंद्र ना सही, शीर्ष समझ लो इसे, शीर्ष या वर्टेक्स, सभी लिखवा दें, कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला लिखें, परवलय का मानक समीकरण लिख चुके ना। चलिए एक बार इसे फिर से मिटाते हैं, परवलय देखते हैं फिर से मानक समीकरण। चलिए देखिए, समझ में आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसके इक्वेशन के लिए, इसके इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम एक सेंटर बनाते हैं। सेंटर मतलब ये पॉइंट जो है वो आपका 0,0 है, ये पॉइंट, इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए, है ना। यहाँ से एक परवलय आएगा, यहाँ से ऐसे ये टच करता हुआ एक परवलय आएगा। अब अगर यहाँ से ए दूरी पर इसकी नियता नाभि है, ए दूरी पर इसकी नाभि है, तो जो यश के निर्देशांक होंगे वो a,0 होंगे। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर स्थित है। समझ में आ रहा होगा, ये x एक्सिस पर है, a दूरी पर, इसलिए s नाभि है और नाभि के निर्देशांक होंगे a,0। क्लियर है ना? कोई एक बिंदु P, कोई एक बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पर है, इस P का निर्देशांक xy है, क्योंकि ये बिंदु पथ बनाएगा xy में। एक पैराबोला जिसका हम इक्वेशन याद करने जा रहे हैं वो xy में बिंदु पथ है, और यही ये P जो है वो बिंदु पथ होगा। और यहाँ से इसकी दूरी ये, और यहाँ से इसकी दूरी ये दोनों दूरियां क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर है ना? ये दोनों दूरी इक्वल होंगी। यहाँ से नहीं, एक मिनट, ये यम नहीं है। अब आपको एक नियता बनानी है, ये आपकी नियता है। नियता ऐसी लगनी चाहिए कि इक्वल हो। तो थोड़ा सा P को यहाँ लिख दो,
इक्वल लगे, बाकी ये सही है, गलत नहीं है। पहले हम नियता बना ले तब इसे लिखेंगे। मान लेते हैं ये आपकी नियता है ना। अब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इक्वल बना लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं कि अब इक्वल है, ठीक है ना। अब इक्वल लग रहा है, कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इक्वल बना दिए, और बाकी है नहीं कुछ। ये यस हो जाएगा, चाहे जहां यस मान लो। ये आपका हो जाएगा a,0, यहां से यहां तक की दूरी a हो गई, ठीक है। ये एक P है और P का बिंदुपथ लिखना है जो आपका x और y में होगा। P का बिंदुपथ x और y में, यानी ये दूरी आपकी हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इतना दूर a है तो इतना दूर ये भी हो जाएगा क्या, a ही। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहां से यहां तक यस ही तो है, तो जितना दूर ये रेशियो उतने दूर ये रेशियो, क्योंकि ये दोनों रेशियो इक्वल है, इक्वल ही तो होंगे, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही, परवलय की डेफिनेशन कह रही कि इनका रेशियो इक्वल होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा। अब आप कह रहे हो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रेशियो की बात कर रहा है। ये 2 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 4 होगा, आप समझे। ये 8 है तो ये 8 होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा छोटा होगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ही ये कह रहा है, अगर हम इसे मान लें n, इसे मान लें o, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन में दिया हुआ है OA=OS=A, जो आप मान लें। ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, अब उसकी यहाँ से देखो इधर, ये आपका PS है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PS, और PS के लिए 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु a,0 और एक बिंदु दिया है x, y। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, a - x की होल स्क्वायर, y - 0 की होल स्क्वायर, या ऐसे ही कर दें x - a की होल स्क्वायर, x - a की होल स्क्वायर, y - 0 की होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x - a की होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ये हो गया आपका PS, इजी आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये Pn क्या होगा, Pn, तो Pn के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 0 है, इधर आएगा तो ये इस वाले का निर्देशांक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, -a,0, इस वाले के निर्देशांक। आप हाई स्कूल में पढ़ते आए हो कि इस लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखें, इस वाली लाइन का अगर हम समीकरण लिखें, तो ये समीकरण कहलाएगा x = -a। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये 0,0 से -a पर है, x एक्सिस पर है, y के पैरेलल है, y के समांतर रेखा का समीकरण x = b, x = a, हमने पढ़ाया लिखवाया भी है। y के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x = a। क्यों, क्योंकि ये x के पॉइंट पर जा रहा है, y को कहीं नहीं टच कर रहा, तो y का मान क्या होगा, 0, और x को कहाँ मिल रहा है, -a पर, तो इसका समीकरण होगा x = -a, है ना। अब इस वाले बिंदु से ये थोड़ा सा यहाँ देख लें, इधर इतना लिख चुके हो, लिख लो, इतना मिटाल दे, जगह हो जाए थोड़ी सी। ये PS यहाँ लिख लेते हैं, x - a की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हो गया। चलो यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं तो ये ज्यादा इजी लगेगा। रेखा x = -a पर बिंदु px, y से डाले गए लंब की माप, लंब की माप, ध्यान देना, इस रेखा पर इस P से जो लंब की माप है वो क्या कहलाएगी, Pn बराबर समथिंग, जो फार्मूला है वो। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है, एक मिनट देख लो। जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, हम कहें इसका समीकरण, तो इसका समीकरण आप लिखते हो y = 0, क्योंकि इस पर कहीं y है ही नहीं, कहीं नहीं है ना। इसका समीकरण हम पूछ रहे हैं तो आप कहते हो x = 0, क्योंकि इस पे कहीं नहीं है ना। हम इस x के, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम x के समांतर रेखा का समीकरण कह रहे हैं, तो ये केवल y एक्सिस को प्रदर्शित करता है, यानी y = b, b बराबर समथिंग कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 समथिंग,
है ना। अगर हम इसके नीचे आते हैं और कहते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो आप कहते हो y बराबर माइनस बी। y का मान माइनस में आएगा, वो भी कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी। ऐसे अगर इसको देखा जाए एक्स वाई एक्सिस को, तो y के समांतर रेखा का समीकरण तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस ए, इधर आएगा तो x बराबर ए। अब तो समझ में आया, क्लियर है ना। तो एक ऐसी रेखा नेता जो इससे माइनस ए की दूरी पर है, देखो इधर प्लस ए इधर माइनस ए, केंद्र है सेंटर है, और इससे ए मीटर की दूरी पर है, तो माइनस ए कामा 0 होगा। इस नेता का समीकरण x बराबर माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है ना। अगर यही लाइन इधर होती तो x बराबर प्लस ए हो जाता, अगर ये लाइन ऐसे होती तो ये y बराबर ए हो जा बी हो जाता, अगर नीचे होती तो y बराबर माइनस बी हो जाता, है ना। मिलेंगे क्योंकि आपको 4 बार ये लगाना है, ये परवलय 4 बार पढ़ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, तो इसलिए ऐसा बनेगा, क्लियर है। चलिए आगे इधर देखते हैं फिर। Pn बराबर डाले गए लंब की माप क्या होगी, लंब की माप होती है P बराबर, याद है कुछ, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो ना। चलिए इसको देखते हैं, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये इधर जाएगा तो x प्लस ए, इसमें लिखा 1 गुणे एक्स प्लस 0 गुणे वाई प्लस ए बराबर 0, ये वाली लाइन लिखी हुई है ना। अब एक x1 की जगह क्या है x, प्लस में by1 b की जगह क्या है 0, प्लस में c की जगह क्या है a, और अपान में यहाँ पे आ जाओ, बटे में अंडर रूट a की जगह यहाँ पर 1 लिखा, सॉरी यहाँ पर 1 लिखा है ना, अपान में ये 1 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। फार्मूला देख लो, चाहे तुम संजय पहली बार देख रहे हो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लंब का फार्मूला होता है। किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप ये समथिंग होती है, ठीक है ना। अब ये a और b क्या है, इस रेखा में जो यूज हो रहे हैं कॉफिशिएंट वो a b है, और x1 और y1 क्या है, जिस बिंदु से लंब डाला जा रहा है वो बिंदु है। इत्तेफाक से ये x और ये x सेम है, कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ 4 होता 5 हो जाता, तो ये जो 4 होता तो यहाँ 4 रख देते, 5 होता तो यहाँ 5 रख देते। अब क्लियर, चले आगे। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो Pn इक्वल टू हो जाएगा x प्लस a और अपान में अंडर रूट 1, ये 0, अंडर रूट 1 का मतलब कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा x प्लस a, ये आपका हो जाएगा Pn, है ना, ये Pn हो जाएगा, इतना लिख लीजिएगा। अनुसार लिखें Ps बराबर Pn, कई बार लिख चुके हो। Ps का मान अभी कुछ देर पहले लिखे थे, अंडर रूट x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और Pn का मान अभी निकाले हो x प्लस ए की x प्लस ए, वर्ग कर दोगे, वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में x प्लस ए की होल स्क्वायर, ये वाला इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दो इसमें, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ए बी नहीं लिखते हैं, एक्स ए है ना, एक्स ए, और ये भी एक्स ए। चलिए ये ब्रैकेट ओपन होगा एक बार, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2xa, इनसे ये दोनों कट जाएगा, तो ये कुल मिला के बचेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये जो है आपका इक्वेशन हो जाएगा परवलय का, कब, जब वह परवलय x एक्सिस में धन दिशा पर स्थित है तब, है ना। अगर यही ऋण दिशा में होता तो ये माइनस 4ax स्क्वायर हो जाता, है ना। अगर यही y एक्सिस पर होता तो ये x और ये y हो जाता, अगर यही y एक्सिस ऋणात्मक होता तो ये माइनस ये x ये y हो जाता। क्लियर है ना, ठीक है। तो इतना लिख लो, बाकी इसके बारे में बहुत कुछ कल बताएंगे।